सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं प्रयोगवाद से संबंधित क्वेश्चन आंसर और नकेनवाद, जिसे प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। ठीक है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कर रहे थे हम। देखिए, इनमें से हमने कुछ क्वेश्चन करवा दिए, हमको 15-20 आपको करवा दिए हैं इनमें से। आज हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल, ये भी करवा दिया है और ये भी करवा दिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, 766 से। आगे की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः किसके प्रतीक हैं? आगे की जो नदी के द्वीप कविता है उसमें नदी और द्वीप किसके प्रतीक हैं? देखिए, कवि और साहित्य के हैं, प्रवाह और चेतना के हैं, जल और भूखंड के हैं, समाज और व्यक्ति के हैं। तो देखिए, नदी किसका प्रतीक है? समाज का। और द्वीप किसका प्रतीक है? व्यक्ति का प्रतीक है। ठीक है, समाज का प्रतीक कौन है? नदी। और द्वीप किसका प्रतीक है? व्यक्ति का प्रतीक है। ठीक है, नदी के द्वीप आगे की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कविता है, जिसमें नदी और द्वीप क्रमशः समाज और व्यक्ति के प्रतीक हैं। आंगन के पार द्वार 1961 कविता संग्रह के लिए सन 1964 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कितनी नाव में कितनी बार 1967 में कविता संग्रह के लिए इन्हें 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो आंगन के पार द्वार के लिए कब दिया गया? सन 1961 में। और कितनी नाव में कितनी बार के लिए 1967 में 1967 का इनका कविता संग्रह है। और कब दिया गया था? 1978 में इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आज का, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिरागा मैसर नहीं शहर के लिए। क्या है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए और कहाँ चिरागा मैसर नहीं शहर के लिए। कि कहाँ, कहीं पर तो चिराग था वो हर एक घर के लिए जरूर मैसर था। ठीक, हर घर के लिए तय किया गया था, लेकिन कहाँ पर भी नहीं पहुँचा, वो शहर में भी नहीं पहुँचा था, प्राप्त नहीं हो रहा था। तो ये किसकी है? दुष्यंत जी का कथन है। उपयुक्त पंक्तियाँ किस रचयिता की? दुष्यंत जी की। महादेवी वर्मा 1907 का जन्म है। भवानी प्रसाद मिश्र का 1913, त्रिलोचन 1917, दुष्यंत कुमार 1933। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियाँ दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह है साये के धूप, और कब का है? 1975 का, उससे लिया गया है। दुष्यंत कुमार का जन्म, देखिए, हर का जन्म दिया गया है 1933 तथा निधन 1975 हुआ था। याद रखेंगे, बार बार मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, इसमें भी बता रही हूँ कि तार सप्तक के अंतर्गत प्रयोगवाद के अंतर्गत 28 कवि तो तार सप्तक से संबंधित ही आ गए हैं। तो आप याद रखेंगे, प्रत्येक कवि का आपको जन्म वर्ष जरूर याद होना चाहिए। इनसे संबंधित प्रयोगवाद के कवि हैं, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में अगर इनका जन्म वर्ष एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और बाय द वे किसी भी परीक्षा में ये आ सकता है, क्या आना ही जरूरी है और आता भी है। ठीक है, सूर्य का स्वागत इनकी रचना है, जो 1957 की है। आवाज़ों के घेरे में है, जलते हुए वन का वसंत इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। एक कंठ विस्वाई इनकी 1964 की एक प्रसिद्ध गीति नाट्य। कब की है? एक कंठ विस्वाई इनका एक गीति नाट्य है, और कब का है? सन 1964 का है। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है? देखिए, आ गया मेन क्वेश्चन कि तार सप्तक का संपादन हो वो किस हिंदी कविता में किस युग की शुरुआत से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? प्रयोगवाद से संबंधित है। और अभी मैंने बताया था कि प्रयोगवाद किससे संबंधित है? तार सप्तक से। और तार सप्तक के अंतर्गत कितने कवि आते हैं? तो 28 कवि आते हैं। 4 सप्तक हैं और 7 कवि हर सप्तक में हैं, तो 28 कवि, और उनके जन्म वर्ष को आप याद करेंगे, याद रखेंगे और दिमाग में फिट करके रखेंगे आप। ठीक है, तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के प्रयोगवाद युग की शुरुआत से संबंधित है। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। अज्ञे द्वारा 1943 में नई कविता का प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन किया गया था और संपादन इनका किया था। तार सप्तक
से नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। देखिए, तार सप्तक से किसका प्रस्थान बिंदु माना जाता है, तो ये नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। आगे के संपादकत्व में 4 साप्तक तार सप्तक प्रकाशित हुए थे। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1979। तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं मुक्तिबोध 1917, नेमिचंद्र जैन 1919, भारत भूषण अग्रवाल 1919, प्रभाकर माचवे 1917, गिरिजा कुमार माथुर 1919, रामविलास शर्मा 1912, आज्ञा जी 1911। ठीक, आगे निम्नलिखित में से कौन सी कृति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञा जी की नहीं है? साए में धूप, चिंता, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए। चिंता इन्हीं की है, बावरा अहेरी इन्हीं की है, इंद्रधनुष रोंदे हुए साए में धूप इनका नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, साए में धूप दुष्यंत कुमार जी का एक क्या है, गजल संग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए कि साए में धूप क्या है, गजल संग्रह है, कविता संग्रह है, काव्य संग्रह है, गीति काव्य है, तो क्या है, एक गजल संग्रह है। क्या है, साए में धूप क्या है, एक गजल संग्रह है। इस बात को आप बार बार याद रखेंगे। और कब का है, सन 1975 का। किसका है, दुष्यंत कुमार जी का है। ठीक है, आगे देखते हैं, चिंता इत्तेलम ये किनकी रचना है, तो इनका देखिए रचना काल इसी में दिया हुआ है। साए में धूप 1975 दुष्यंत कुमार जी का क्या है, एक गजल संग्रह है। जबकि चिंता 1942 में, बावरा अहेरी 1954 और इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957। इंद्रधनुष अगर रोंदे की आपको तो आप सताए हुए लगेंगे, तो 1957, चिंता है 1942 और बावरा अहेरी है 1954। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञा जी की क्या है, ये कविता संग्रह है। प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? क्या पूछा आपसे, प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? देखिए, इसका मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना। अगर आप यहाँ पे समझ रहे होंगे और पीछे बताए गए मेरे जितने भी क्वेश्चन आप समझे होंगे, तो आप क्वेश्चनों के आंसर एक ऑप्शन देखते ही आपके समझ में आ गया होगा। क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चनों को इसी प्रकार से समझाया कि क्वेश्चनों में नेगेटिविटी देखिए, उत्तर में नेगेटिविटी देखिए कि यहाँ पे नेगेटिविटी दिखाई दे रही है आपको। देखिए क्या बताया कि इसका मंतव्य क्या, समस्त परंपराओं का खंडन करके। क्या हो सकता है कि हम समस्त परंपराओं का खंडन करेंगे? एक वाद है जो प्रगतिवाद चला आ रहा था, उसकी समस्त परंपराओं का खंडन करके हम सब कुछ प्रयोगवाद में कैसे कर सकते हैं? आप खुद समझिए इस बात को। और करके नए तत्वों का अन्वेषण करना, ये नहीं हो सकता है कि हम समस्त परंपराओं का ही खंडन करके वहाँ पे नए तत्वों का समावेशन कर, नहीं हो सकता। उनको पिछले को भी हम साथ में लेते हुए चलते हैं और अगलों को भी अपने पास में रखते हैं, अपने हम ग्रहण करते हैं। पिछले जो कुछ पिछले युग का होता है उसको भी हम अपने साथ साथ रखते हैं और नए युग का हम ग्रहण करते हुए चलते हैं, वही होती है हमारी युग धारा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया कि समस्त परंपराओं का खंडन करके, और यही ऑप्शन हमारा गलत हो गया और यही इसका असंगत है। जबकि देखिए प्रयोगवाद से संबंधित संगत कथन कौन से हैं? प्रयोगवाद में क्या दिया गया था? यह है व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के दो रूप मानता है। किसको मानता है? व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को, दोनों का एक ही सत्य को, एक ही सत्य है ये, और इनके क्या मानता है? दो रूप मानता है। यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्य अनुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। देखिए बुद्धि है, बौद्धिकता को काव्य की जो अनुभूति हो रही है उसे पृथक करके कभी भी नहीं देखा जा सकता है। अगला है, यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी। बिल्कुल ठीक है कि विषय वस्तु की, अगर हम विषय वस्तु हमारे पास नवीन होगी तो उसका जो शिल्प है, जो काव्य का शिल्प है, उसमें नए आकार देने के लिए वो अपने आप ही बातें कर लेगी। देखिए समझ गए होंगे आप इस प्रकार से। आगे है इसकी व्याख्या। प्रयोगवाद का मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना कथन प्रयोगवाद के संबंध में असंगत है। ठीक है, प्रगतिवाद काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप कवियों ने एक नई प्रकार की कविता को जन्म दिया जिसमें नए नए कलात्मक प्रयोग किए गए। इसी कारण इस काव्य को प्रयोगवादी काव्य की संज्ञा दी गई थी। इसकी अनेक विशेषताएं और हैं। कौन कौन सी हैं? अहमवादी व्यक्तिवाद है इसमें, नग्न यथार्थवाद है, अति बौद्धिकता है, निराशावाद है, सामान्य विषयों का महत्व है इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से तीसरा जो सप्तक है उसके कवि कौन कौन है? देखिए जो मदन वात्स्ययन है ये तीसरे तार सप्तक से संबंधित हैं।
कुंवर नारायण भी हैं, कीर्ति चौधरी भी हैं, ऐसे ये। जबकि स्वदेश भारती हैं, ये किससे संबंधित हैं? दूसरे तार सप्तक से संबंधित हैं। और स्वदेश भारती हैं वो चतुर्थ से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? चतुर्थ से संबंधित हैं। और शकुंत माथुर हैं, ये दूसरे तार सप्तक से संबंधित हैं। जबकि मदन वात्स्ययन, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी किससे संबंधित हैं? तीसरे तार सप्तक से संबंधित हैं। तीसरे सप्तक से संबंधित हैं। तो क्या आएगा इसमें? ए, से और ये। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। मदन वात्स्ययन, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी जी ये किससे संबंधित हैं? तीसरे सप्तक से संबंधित हैं। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। क्या है तार सप्तक? एक काव्य संग्रह है। आज्ञे द्वारा 1943 में 7 कवियों का एक मंडल लेकर तार सप्तक का संकलन और संपादन किया गया था। इसी क्रम में आज्ञे ने दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 तथा चौथा सप्तक 1979 को संपादित किया था। देखिए अगला है तीसरे तार सप्तक 1959 के कवि इस प्रकार से हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिनका जन्म मैंने आपको बताया था सर्वे 27, ठीक है, 1927 का जन्म इनका। मदन वात्स्ययन है इनका, वात्स्यायन, यहाँ पे ये 2 बार आ रहा है तो 2 कर दीजिए इसमें, तो 1922। विजयदेव नारायण शाही इनका है 1924। कब का है? 1924। प्रयाग नारायण इनका है 1919। और केदारनाथ सिंह का है 1934। और कुंवर नारायण का हम बार बार बता चुके हैं आपको 1927। और कीर्ति चौधरी का है 1934। ठीक है, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी हैं, इनका दोनों का ही एक वर्ष में हुआ था, 1934 में। देखिए शकुंत माथुर है वो दूसरे सप्तक 1951 में जो संपादित हुआ था उसके। और जो स्वदेश भारती हैं जो चौथे सप्तक 1979 में उसके कवि हैं। अगला है आगे की काव्य रचनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की थी। बिल्कुल ठीक है इनका ये कथन, क्योंकि छायावादी कविता थी इनकी आज्ञे जी की, उन्हीं से इन्होंने अपनी काव्य यात्रा शुरू की थी। ठीक है, फिर अगला है तार सप्तक द्वारा इनकी नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती है। बिल्कुल ठीक है। प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण था। ये भी बिल्कुल ठीक है। संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित करती रहती थी। बिल्कुल नहीं है, ये संबंधित नहीं है इनसे। संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती थी। ये कुछ मुक्ति बोध चीज से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुछ मुक्ति बोध चीज से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या। संवेदनाएं स्वतंत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती थी। आज्ञे की काव्य रचना के संबंध में उक्त कथन सही नहीं है। आज्ञे जी तार सप्तक के नाम से 7 प्रयोगवादी कवियों का एक काव्य संकलन प्रकाशित किया। तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी आंदोलन का घोषणा पत्र सिद्ध हुआ था। ठीक है, प्रयोगवाद धारा कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है। आज्ञे के उदाहरण में प्रतीकात्मकता का कसाव या संगठन है। ठीक है, देखिए आज्ञे जो उदाहरण देते हैं उसमें क्या है? प्रतीकात्मकता का कसाव या संगठन है। ठीक है, अगला है दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। क्या है? दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने। कौन दुख है वो सभी को मुक्ति देना न जाने, किंतु जिसको मांझता है ना उसको यह सीख देता है कि वो सबको मुक्त रखे। ये कविता जो निम्न जो कविता है उसकी पंक्तियाँ किस रचनाकार से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? ये आज्ञे जी से संबंधित हैं ये रचनाएं। ठीक है, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? आज्ञे जी की हैं। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। किससे संबंधित हैं? ये आज्ञे जी से संबंधित हैं। यहाँ पे दिए गए धर्मवीर भारती का जन्म है 1929, आज्ञे जी का है 1911, गजानंद मुक्तिबोध का 17 और शमशेर बहादुर सिंह 1911 है। याद रखेंगे शमशेर बहादुर सिंह, आज्ञे केदारनाथ अग्रवाल और एक और हैं, याद नहीं आ रहे कौन थे। आज्ञे थे, शमशेर बहादुर सिंह थे, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल जी। ये सभी चारों जो कवि हैं वो किससे संबंधित थे? 1911 में जन्म वर्ष से संबंधित हैं ये चारों कवि। ठीक है,
अगला देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हो चुका था। अज्ञे जी का जन्म 1911, भग्नदूत 1933 की इनकी प्रथम रचना है। चिंता 1942 और इत्तेलम है इनकी 1946। धर्मवीर भारती जन्म इनका 1929। ठंडा लोहा इनकी 1952 की रचना है। 7 गीत वर्ष 1959 की रचना है। और आद्यतन इनकी एक रचना है। इनकी है धर्मवीर भारती की और कब की है? सन 1999 की। आद्यतन इनकी कब की रचना है? सन 1999 की है। ठीक है। गजानंद माधव मुक्तिबोध, चांद का मुख मुक्तिबोध जी का जन्म है 17। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 और भूरी भूरी खाक दूर 1980। शमशेर बहादुर सिंह जन्म है 1911। कुछ कविताएं 1959। चुका भी हूँ नहीं मैं 1975। सुकून की तलाश में 1998। काल तुमसे होड़ मेरी 1988। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? 7 गीत वर्ष ये किसका काव्य संग्रह है? तो ये धर्मवीर भारती जी का संग्रह है। किसका है 7 गीत वर्ष? ये धर्मवीर भारती जी का है। अभी हमने पढ़ा था, देखिए कब की है ये रचना इनकी, धर्मवीर भारती जी की। अभी पढ़ चुके हम, देखिए 7 गीत वर्ष ये इनका 1959 की रचना। आद्यतन कब की थी? 1999 की। ठीक है, चलिए देखते हैं। 7 गीत वर्ष इनका 1959 की रचना है। किसकी है? धर्मवीर भारती जी का काव्य संग्रह है ये। इस संग्रह में प्रेमेथ्यु गाथा लंबी कविता है। क्या है ये? इस संग्रह में क्या है? प्रेमेथ्यु गाथा क्या है? एक ये लंबी कविता है। धर्मवीर भारती प्रणयानुभूति के कवि थे। किसके थे? प्रणयानुभूति के कवि थे। अन्य रचना है इनकी ठंडा लोहा 1952, 7 गीत वर्ष 1959, अंधायुग 1955, गीति नाट्य है ये। अंधायुग क्या है? गीति नाट्य है 1955 का। ये यूजीसी नेट में लगा हुआ ये नाटक। कनुप्रिया 1959 एक खंड काव्य है। सपना अभी भी 1982, देशांतर मेरी वाणी, गैरिक वासना, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? धर्मवीर भारती जी की हैं। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935 और सांदे गीत उनका 1937, यामा 1940। यामा संग्रह है इनका 1940 का प्रकाशित है और 1982 में यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। यामा में इनकी जो 4 कविताएं हैं पहले की, निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत, इनका संकलन है। यामा के बाद में इनकी दीपशिखा है 1942 की। कब की है? 1942 की है। और सप्तपर्णा इनकी 1960 की रचना है। गिरिजा कुमार माथुर की काव्य रचना है। मंजीर 1941 है। नाश और निर्माण 1946, धूप के दान 1956, शिलापंख चमकीले 1961। एक बार में अगर आप ये एक बार वीडियो पढ़ के छोड़ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। 2 बार पढ़िए, तीसरी बार में आपको पूरी कंप्लीट कवियों के जन्म वर्ष और उनकी रचनाएं कंप्लीट याद हो जाएंगी। खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? क्या पूछा आपसे? जो खुशबू के शिलालेख है वो किसकी रचना है? तो किसकी है ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। और कब की रचना है ये? 1973 की रचना है। कब की है? 1973 की। देखिए यहाँ पे 4 कवि दिए गए हैं। पहले इनके मैं जन्म वर्ष आपको याद करवा देती हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र 1913, भारत भूषण अग्रवाल 1919, रघुवीर साय हैं 1929 और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है 1927। ठीक है। खुशबू के शिलालेख है ये 1973 की रचना है। और किसकी है ये? भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं ये दूसरे शतक से कवि हैं। अन्य रचनाएं हैं इनकी, गीत फरोश है इनका, चकित है दुख, गीत फरोश इनका 1953 का है, चकित है दुख इनका 1968 का है, अनाम तुम आते हो और गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, फसलें और फूल, इदम नमम इनका 1977 की रचना है। ठीक है। आगे है रघुवीर साय जी की रचना। इसकी है रघुवीर साय जी की रचना है सीढ़ियों पर धूप में 1960 की रचना है इनकी। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 की है। हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 की है। लोग भूल गए 1982 की रचना है। अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के काव्य रचनाएं। काठ की घंटियां हैं 1959, कुआनो नदी है 1973 और खूटियों पर टंगे लोग, ये इनकी 1982 की रचना है।
अगली है भारत भूषण अग्रवाल की रचना, कागज के फूल है इनकी, जागते रहो 1942, ओ प्रस्तुत मन इनका 1959 का है। ठीक है, और एक अग्निलिख है इनकी रचना। अगली जो लिख है इनकी रचना, उसका रचनाकार मुझे इनका नहीं मिला है, जबकि इनका एक संस्मरण है बहुत ही महत्वपूर्ण, लीक अलीक। क्या है? लीक अलीक संस्मरण है, जो कब का है? 80 का, 1980 का है। और देखिए, भारत भूषण अग्रवाल की एक जीवनी है, क्या नाम है उसका? स्मृति के झरोखे। क्या नाम है? स्मृति के झरोखे। और कब की है? सन 1999 की। कब की है? 1999 की। देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन काल क्या है? तार सप्तक मतलब प्रथम तार सप्तक, और इसका प्रकाशन काल क्या है? 1943। द्वितीय का है, दूसरा सप्तक है 1951, तीसरा है 1959 और चौथा है 1979। ठीक है, चलिए देखिए कितनी बार पूछा गया। यूपी पीजीटी, यूके पीएससी लेक्चरर, DSSS टीजीटी, झारखंड टीजीटी, MP असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, यूपी टीजीटी, यूपी PCS डिग्री कॉलेज और छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर। काफ़ी बार आया गया क्वेश्चन है ये। तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 में। तार सप्तक का संकलन और संपादन अज्ञे के द्वारा किया गया था। तार सप्तक के 7 कवि इस प्रकार से हैं: गजानंद माधव मुक्तिबोध 17, नेमिचंद्र जैन 1919, भारत भूषण अग्रवाल 1919, प्रभाकर माचवे 1917, गिरिजा कुमार माथुर 1919, रामविलास शर्मा 1912, अज्ञे 1911। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादियों को राहों का अन्वेषी कहा है। ठाले धंधे बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। अगला है दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक है 1951। इसमें है भवानी प्रसाद मिश्र 1913, शकुंत माथुर हैं 1922, हरिनारायण व्यास हैं 1923, शमशेर बहादुर सिंह हैं 1911, नरेश मेहता 1922, रघुवीर साय हैं 1929 और धर्मवीर भारती हैं 1926। अगला है तीसरा सप्तक, जिसका संपादन 1959 में हुआ था। इसमें है कुंवर नारायण 1927, कीर्ति चौधरी 1934, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, मदन वात्स्यायन 1922, प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919, केदारनाथ सिंह 1934 और विजय देव नारायण शाही ये 1924 के हैं। ठीक है, अगला है चौथा सप्तक जो 1979 का है। इसमें है अवधेश कुमार का है 1945। ठीक है, फिर है राजकुमार कुंभज, इनका है 1947, स्वदेश भारती है 1939, नंद किशोर आचार्य हैं 1945, सुमन राजे हैं 1938, श्री राम वर्मा हैं 1935 और राजेंद्र किशोर हैं 1943। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? कौन सी नहीं है? पागल कुत्तों का मसीहा, खूटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियाँ और एक शहर की मौत। तो कौन सी नहीं है? एक शहर की मौत इनकी रचना नहीं है। तो किसकी है ये एक शहर की मौत? ये अमृता प्रीतम की रचना है। ठीक है, एक शहर की मौत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है, ये किसकी है? अमृता प्रीतम जी की रचना है। अमृता प्रीतम जी का जन्म कब हुआ था? सन 1919 में हुआ था। जबकि पागल कुत्तों का मसीहा इनकी 1977 की है। खूटियों पर टंगे लोग इनकी 1982 की रचना है। काठ की घंटियाँ 1968 की रचना है। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। अमृता प्रीतम का जन्म हमने बताया आपको 1919। अमृत लहरें हैं इनका 1936, जिंदा जियार 1939, कस्तूरी, नागमणि और पंजाबी दी आवाज़ आदि इनकी रचना है। इनकी आत्मकथा है। अमृता प्रीतम जी की आत्मकथा है। आत्मकथा इनकी रसीदी टिकट और रसीदी टिकट उनकी 1976 की रचना है।
देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? क्या पूछा है कि जो प्रयोगवाद है वो अपने आप में इष्ट नहीं है, वह तो क्या है, एक साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? यह कथन अज्ञे जी का। किसका है यह कथन? अज्ञे जी का है। देखते हैं इसकी व्याख्या। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी है। इनका जन्म 1911 में कुशीनगर में हुआ था। देखिए आप स्वयं देख सकते हैं पीछे जितने भी काल है ना, वहाँ पे जन्म इनका नहीं दिया गया, लेकिन इसमें हर का जन्म दिया गया है। अज्ञे प्रयोगवाद के जन्मदाता हैं। तार सप्ताह का प्रकाशन 1943 में अज्ञे ने किया था। प्रयोगवाद को नंदुलारे वाजपेयी ने बैठे ठाले का धंधा कहा। भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी प्रसिद्ध रचना बुनी हुई रस्सी पर 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। भवानी प्रसाद मिश्र जी को उनकी रचना क्या थी? बुनी हुई रस्सी, और उसके लिए 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नरेश मेहता को 1992 में अपनी संपूर्ण रचना क्रम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? सन 1992 में। किसके लिए? तो संपूर्ण रचना क्रम के लिए। रघुवीर साहे की प्रसिद्ध रचना लोग भूल गए हैं 1984 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। देखिए अगला है सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? सागर मुद्रा है वो इनमें से किसकी कृति है? तो वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी की। यहाँ पे देखते हैं जन्मकाल। शमशेर बहादुर जी का है 1911, अज्ञे जी का है 1911, कुंवर नारायण जी का है 1927 और हरिनारायण व्यास का है 1923। ठीक है। सागर मुद्रा 1970 काव्य कृति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी की है। अज्ञे की अन्य रचना है भग्नदूत 1933 जो इनकी प्रथम रचना है, चिंता 1942, इत्तेलम 1946, हरी घास पर क्षणभर 1949, बावरा अहरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे 1957, अरि ओ करुणा प्रभामय 1959, आंगन के पारदवार 1961, पूर्वा 1965, सुनहले सेवाल 1966, कितनी नाव में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 और नदी की बाग छाया 1981 की रचना है। ये किसकी रचना है? अज्ञे जी की। लिख लीजिए, याद कर लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, ये सभी रचनाएं याद कर लीजिए किसकी हैं? अज्ञे जी की रचनाएं। अगली है शमशेर बहादुर सिंह के काव्य संग्रह चुका भी हूँ नहीं मैं 1975, बात बोलेगी 1981, काल तुमसे होड़ है मेरी 1988, सुकून की तलाश 1998, कुंवर नारायण के काव्य संग्रह चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993 और इन दिनों 2002। प्रबंध काव्य हैं आत्मजी 1965, वज्रस्वा के बहाने 2008। आगे हैं हरिनारायण व्यास जी की है मृग और तृष्णा, त्रिकोण का सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते और आउटर पर रुकी ट्रेन। किसके हैं ये? हरिनारायण व्यास जी की। अगला है आज का अंतिम क्वेश्चन। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? मैं रथ का हुआ टूटा पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किसकी काव्य कृति है? किसकी जो पंक्तियाँ हैं ये? तो ये हैं धर्मवीर भारती की पंक्तियाँ। धर्मवीर भारती का जन्म है 1926, कुंवर नारायण का जन्म है 1927, नरेश मेहता का 1922 और सर्वेश्वर दास सक्सेना का 1927। ठीक है। मैं रथ का टूटा पहिया हूँ लेकिन मुझे मत फेंको, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं ठंडा लोहा 1952, अंधायुग 1955, तनुप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1952 और देशांतर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है। इसी के साथ आज हम करते हैं क्लास का समापन। ठीक। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।